को पत्र लिखकर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की अधो हस्ताक्षरित को अविलंब अवगत कराया जाए। यानी ये चिट्ठी बिहार राज्य महिला आयोग रेखा आर्य के पति के द्वारा और जो है मुख्यमंत्री उस याद रहे कि यह पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा गया है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बिहार महिला आयोग के पत्र की मांग के अनुसार का तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में विभिन्न संस्थाओं में जिम्मेदारियों को लोकतंत्र, बराबरी, सम्मान, अवसरों की समानता आदि मूल्यों के आधार पर समझने के प्रयास न के बराबर किए जा रहे हैं। देश बदल गया है। लड़कियों से वही पारंपरिक भूमिकाएं निभाते रहने की उम्मीद की जाती है और बनाए रखा। उनमें से 2-4 भूमिकाएं प्राकृतिक हैं और बाकी की तमाम भूमिकाएं अप्राकृतिक होने के साथ साथ शोषणकारी प्रतिसत्तात्मक तंत्र की देन है। छोटी उम्र में शादी हो जाने पर लड़कियों के दिमाग में परिवार के अंदर औरतों के एक स्टडी की गई। इस स्टडी के अनुसार उत्तराखंड में 31% महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक घरेलू हिंसा के अलावा एक और कारक है जो परिवार की गैर बराबरी मजबूर करते हैं। इस कारण ज्यादातर अनपेड हाउस होल्ड वर्क महिलाओं को करने पर लगातार हरास होता रहता है। इस बात को और अधिक समझने के लिए सरकार की टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारतीय परिवारों में मर्दों की तुलना में औरतें अपने समय का 7 गुना ज्यादा समय अनपेड गतिविधियों में खर्च करती हैं। इस टेबल से इस बात का विश्लेषण करें कि भारतीय परिवारों में मर्द और औरतें अपने समय का कितना प्रतिशत अनपेड एक्टिविटीज में खर्च करती हैं, तो हमें पता चलेगा कि अंदर गहराई तक बैठे हुए अन्याय और शोषण को उजागर करती है। जैसे सिंगल वीमेन में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की, 63% से ज्यादा बढ़ा है। 35 से 39 आयु वर्ग की महिलाओं, 30 से 34 आयु वर्ग की महिलाओं में शादी न करने वाली महिलाओं की संख्या। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में महिलाओं के हालातों के बारे में एक किताब छपी। उस किताब की उत्तराखंड में औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा बेहद। वर्तमान समय में उत्तराखंड की अनेक लड़कियां अपने आप को पांव की जरूरत है उन सांस्कृतिक जड़ों को समझने की जिनकी वजह से महिलाएं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आत्महत्या क्यों करती थी। इस रिपोर्ट के इसलिए अपने आप को खत्म कर देना ही उनके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प था। यह किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं और पुरुषों के बीच, लेकिन देश सहित उत्तराखंड की लड़कियां बदलाव की इतनी धीमी गति सहित उत्तराखंड में महिलाओं से की जाने वाली पारंपरिक उम्मीदों में साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इन दिनों उत्तराखंड का नाम कुछ बुरे कर्मों के कारण से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। एक तो उत्तराखंड हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ना चाह रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने और हिंसा करवाने वालों को बचा लेने में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों को टक्कर देना चाहता है। लंबे समय से उत्तराखंड की सरकार ने अपना राजनीतिक उद्देश्य हेट स्पीच और हेट क्राइम में रिकॉर्ड कायम करने को बना रखा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजनीति के शीर्ष पर बैठे बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने की केवल छूट ही नहीं दी, बल्कि उन्हें सरकार की ओर से सजा से बचा लेने का पूरा आश्वासन भी मिला हुआ लगता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड इस तथ्य का एक प्रमाण है। उत्तराखंड की सरकार उस वीआईपी को बचाने के खातिर संवैधानिक न्याय के सभी मानकों को ताक पर रख रही है, क्योंकि वीआईपी का संबंध आरएसएस के साथ है। तीसरी घटना त्रिपुरा के रहने वाले एक लड़के एंजल चकमा की देहरादून में हत्या से संबंधित है। पीड़ितों का कहना है कि एंजल चकमा के साथ नस्ल के आधार पर हिंसा की गई। पीड़ितों का यह भी कहना है कि पूर्वोत्तर का होने के कारण घटना के कई दिनों तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। चौथी घटना में बीजेपी का एक नेता एक पब्लिक मीटिंग में बिहार राज्य से लड़कियों को 20-25 हजार में खरीद कर उत्तराखंड लाने के लिए नौजवानों से कह रहा है।
वो नेता जिसका नाम गिरधारी लाल साहू है, ये नेता उत्तराखंड के सोमेश्वर से बीजेपी एमएलए रेखा आर्य का पति है। रेखा आर्य उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि रेखा आर्य उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं। बीजेपी का एक नेता भारत की बेटियों की कीमत लगा रहा है और राज्य की महिला मामलों की मंत्री चुप है। उत्तराखंड राज्य के महिला आयोग ने भी गिरधारी लाल साहू की घटिया बात का संज्ञान नहीं लिया। गिरधारी लाल साहू की घटिया बात पर टिप्पणी करने से बिहार राज्य से बीजेपी और जेडीयू के नेता बचते फिर रहे हैं। यानी चाहे उत्तराखंड बीजेपी हो या बिहार बीजेपी, उन्हें महिलाओं को बिकाऊ वस्तु समझे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इस बात की जानकारी बिहार राज्य आयोग को दी जाए। बिहार राज्य महिला आयोग के पत्र में लिखा गया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बिहार राज्य महिला आयोग पटना इस बयान की घोर निंदा एवं तीव्र भर्त्सना करती है। साथ ही आयोग का यह मानना है कि जिस परिवार में स्वयं माननीय श्रीमती रेखा आर्य जैसी महिलाएं सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री निवास करती हों, उसी परिवार के सदस्य द्वारा महिलाओं के प्रति इस प्रकार का आपत्तिजनक बयान दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार राज्य महिला आयोग पटना इस बयान को बिहार की महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा आघात मानता है। अतः अनुरोध है कि माननीय मंत्री रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं के संदर्भ में दिए गए बयान पर अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए अधो हस्ताक्षरित को अविलंब अवगत कराया जाए। यानी ये चिट्ठी बिहार राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लिखी है और कहा है कि यह बहुत निंदनीय कृत्य किया गया है रेखा आर्य के पति के द्वारा, और जो है मुख्यमंत्री उस आदमी के खिलाफ यानी गिरधारी लाल साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बताए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। याद रहे कि यह पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा गया है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बिहार महिला आयोग के पत्र की मांग के अनुसार कार्रवाई करके बिहार राज्य महिला आयोग को सूचित करेंगे या नहीं, यह तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में विभिन्न संस्थाओं में परस्पर कितना सम्मान है। अब इस सवाल पर टिकते हैं कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लड़कियां शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं। हालांकि यह परिघटना उत्तराखंड के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल को वैज्ञानिक तरीकों से समझने की बजाय लड़कियों पर जिम्मेदारियों से बचने का आरोप लगाया जा रहा है। उन जिम्मेदारियों को लोकतंत्र, बराबरी, सम्मान, अवसरों की समानता आदि मूल्यों के आधार पर समझने के प्रयास न के बराबर किए जा रहे हैं। देश बदल गया है, समाज बदल गया है, लेकिन महिलाओं से की जाने वाली उम्मीदों को जस का तस बनाए रखने की कोशिशें की जाती रही हैं। लड़कियों से वही पारंपरिक भूमिकाएं निभाते रहने की उम्मीद की जाती है जिनका जिक्र अनेक मिथिकीय ग्रंथों में भी मिलता है। वे भूमिकाएं जिन्हें पितृसत्ता ने सृजित, पल्लवित और प्रसारित किया और बनाए रखा। उनमें से 2-4 भूमिकाएं प्राकृतिक हैं और बाकी की तमाम भूमिकाएं अप्राकृतिक होने के साथ साथ शोषणकारी पितृसत्तात्मक तंत्र की देन है। परिवार में किए जाने वाले अनपेड कामों का अधिकांश भाग महिलाओं के जिम्मे डाल दिया जाता है। ऐसा हिंसा, हेजेमनी और कॉम्प्लिसिटी जैसे 3 हथियारों के उपयोग द्वारा संभव बनाया जाता है। अगर महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को अपनाने से इनकार करती हैं तो परिवार के पुरुषों के द्वारा उन पर हिंसा की जाती है। उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता है कि पारंपरिक भूमिकाएं निभाते रहना ही उनके लिए फायदेमंद है। छोटे छोटे तात्कालिक लाभों के लालच में महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं को अपनी आदत में शामिल करती चली जाती हैं, लेकिन अब उन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपने आप को केवल और केवल पारंपरिक भूमिकाओं के लायक नहीं मानती। अब ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जो मानती हैं कि पारंपरिक भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनका आधा भार पुरुष भी उठाएं।
अनेक निजी और राष्ट्रीय अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों ने अनपेड हाउस होल्ड वर्क को करना काफी कम सीखा है, जबकि स्त्रियों पर दोहरी भूमिकाओं को निभाने का बोझ डाल दिया गया है। अनेक लड़कियां भारतीय समाज के इस अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। वे समझ रही हैं कि विवाह नाम की संस्था के भीतर घुसने के बाद इस अन्याय से बच पाने का विकल्प काफी कमजोर है। इसलिए वे या तो शादी से ही इनकार कर रही हैं या फिर जितनी देर तक हो सके इस अन्याय से बचना चाहती हैं। इस कारण दो तथ्य सामने आ रहे हैं। एक, अविवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और दूसरा, लड़कियों की शादी करने की उम्र में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 15% विवाहित महिलाओं पर उनके पति द्वारा शारीरिक और सेक्सुअल हिंसा की जाती है। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। यानी उत्तराखंड में हर 100 विवाहित महिलाओं में से 15 महिलाओं पर उनके पति शारीरिक और यौनिक हिंसा करते हैं। छोटी उम्र में शादी हो जाने पर लड़कियों के दिमाग में परिवार के अंदर औरतों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा की घटनाएं और उनकी भयानकता दर्ज नहीं हो पाती थी, लेकिन ताजा अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड में लड़कियां औसतन 23 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद शादी कर रही हैं। सन 2019 में एक्शन एड द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं के हालात जानने के लिए एक स्टडी की गई। इस स्टडी के अनुसार उत्तराखंड में 31% महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अनेक सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है। घरेलू हिंसा के अलावा एक और कारक है जो परिवार की गैर बराबरी की संस्कृति के बारे में तथ्यों को सामने रखता है। वह कारक है परिवार में किए जाने वाले अनपेड हाउस होल्ड वर्क। अध्ययन बताते हैं कि भारत के परिवार महिलाओं को अनपेड हाउस होल्ड वर्क करने के लिए मजबूर करते हैं। इस कारण ज्यादातर अनपेड हाउस होल्ड वर्क महिलाओं को करने पड़ते हैं, जिससे उनके पास उपलब्ध समय में से उनके अपने विकास के लिए समय बेहद कम बचता है। ऐसे में वे केवल अन्य सदस्यों को सेवा प्रदान करने वाली ऐसी एजेंसी बनकर रह जाती हैं जिस एजेंसी की व्यापक मानवीय और नागरिक क्षमताओं का लगातार ह्रास होता रहता है। इस बात को और अधिक समझने के लिए भारत सरकार की 2019 की टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट से कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं। यह सर्वे यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी लोकेलिटी के घरों में मर्द और औरतें अपने समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने में लगाती हैं और लगाते हैं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 30 का स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह रिपोर्ट सुबह 4 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक 24 घंटे में घर के मर्दों और औरतों द्वारा किए जाने वाले कामों में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को मिनट्स में नापती है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है उससे पता चलता है कि भारतीय परिवारों में औसतन औरतों को रोजाना 286 मिनट अनपेड गतिविधियों में खर्च करने पड़ते हैं, जबकि अनपेड गतिविधियों में मर्द केवल 41 मिनट खर्च करते हैं। अनपेड गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जिन्हें करने के बदले में कोई पैसा नहीं मिलता, जैसे खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, घर संभालना, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और मेहमानों की देखभाल करना आदि। घर में किए जाने वाले ये ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बदले में कोई भुगतान नहीं दिया जाता, इसलिए इन्हें अनपेड गतिविधियां कहा जाता है। तो भारत सरकार की टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारतीय परिवारों में मर्दों की तुलना में औरतें अपने समय का 7 गुना ज्यादा समय अनपेड गतिविधियों में खर्च करती हैं। अब आप इस रिपोर्ट के रोमन अंकों के अनुसार पेज 10 पर दी गई टेबल का विश्लेषण कीजिए। उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय परिवारों में जहां पुरुष 24 घंटे का 17% रोजगार संबंधी गतिविधियों पर खर्च करते हैं, वहीं महिलाएं केवल 4% समय रोजगार संबंधी गतिविधियों पर खर्च करती हैं। अगर हम इस टेबल से इस बात का विश्लेषण करें कि भारतीय परिवारों में मर्द और औरतें अपने समय का
कितना प्रतिशत अनपेड एक्टिविटीज में खर्च करती हैं, तो हमें पता चलेगा कि भारतीय परिवारों में काम का बंटवारा बेहद असमान है और यह असमानता ही परिवार के अंदर गहराई तक बैठे हुए अन्याय और शोषण को उजागर करती है। जैसे जैसे लड़कियों को परिवार में व्याप्त इस अन्याय और शोषण की समझ होती जा रही है, वैसे वैसे वे अपने आप को विवाह नाम की संस्था से बचाना चाहती हैं। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि घर में की जाने वाली अनपेड गतिविधियों में जहां महिलाएं 24 घंटे का 20% खर्च करती हैं, वहीं पुरुष केवल 3% समय खर्च करते हैं। यह स्थिति परिवार के अंदर होने वाले शोषण को उजागर करती है। भारतीय परिवार सीधे आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए महिलाओं को केवल 4% समय लगाने देते हैं। यही वह बात है जो महिलाओं को पुरुषों के नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है और यही वो सच्चाई है जिसे महिलाएं जानने लगी हैं और अपने लिए नए अवसर और नई जिंदगी तलाश कर रही हैं। अब इस रिपोर्ट के हवाले से यह देखते हैं कि उत्तराखंड के परिवारों में काम के आधार पर हो रहे अन्याय और शोषण की स्थिति कितनी गंभीर है। आपको अपनी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के पेज नंबर 117 का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 46% पुरुष और केवल 8% महिलाएं रोजगार संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं। वहां की केवल 8% महिलाएं रोजगार संबंधी गतिविधियों में अपना समय खर्च करती हैं, जबकि उत्तराखंड में 30% पुरुषों की तुलना में 86% महिलाएं घर में अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में अपना समय खर्च करती हैं। यानी वर्तमान में उत्तराखंड में 8% महिलाएं रोजगार संबंधी गतिविधियों में और 84% महिलाएं अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में अपना समय खर्च कर रही हैं। जाहिर है कि ये तथ्य उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ गैर बराबरी को दर्शाते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड की लड़कियां इस गैर बराबरी को चुनौती दे रही हैं, लेकिन उत्तराखंड का समाज इस अन्याय को समझने की बजाय अन्य राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाने की बात सोच रहा है। उत्तराखंड की लड़कियों का शादी से दूरी बनाने के अनेक कारणों में से एक कारण परिवार में महिलाओं के खिलाफ उनके द्वारा देखे सुने गए हिंसा के अनुभव भी शामिल हैं। एक वक्त था जब उत्तराखंड में किशोर होने से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन वक्त बदला, भारत का संविधान लागू हुआ, उसके असर से शिक्षा सहित अनेक अवसर लड़कियों के लिए भी खुलने लगे। केवल शादी करना और पति नामक जीव को ही अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानने का विचार और अभ्यास कमजोर पड़ता जा रहा है। संविधान के कारण उन्हें अपनी जिंदगी के अनेक मकसद दिखाई देने लगे हैं और उन मकसदों को हासिल करने की तमन्ना उनमें बलवती होती जा रही है। पहले छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनके घरों और पड़ोस में मौसी, चाची, ताई, दादी, नानी आदि के साथ होने वाली हिंसा और बदसलूकी को जब तक वे अपने अनुभवों के रजिस्टर में दर्ज कर पाती, तब तक तो उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन संविधान के प्रभाव से लड़कियों के लिए भी अवसरों के दरवाजे खुले, उनमें नया जोश पैदा हुआ, उनमें नई तमन्नाएं पैदा हुई। वे अपने लिए भी एक अदद आकाश की तलाश में जी तोड़ मेहनत करने लगी। अपने लिए आकाश की तलाश का काम पति की प्रतीक्षा करने के काम से कहीं ज्यादा खुशगवार और रचनात्मक लगने लगा। विवाह करने की उम्मीद बढ़ने लगी। जो शादियां 10-12 साल की उम्र में कर दी जाती थीं, अब वे 20-22 साल की उम्र तक आगे बढ़ गई हैं। यह जो 10 से 22 साल की उम्र के बीच का 12 साल का वक्त है, इस वक्त में परिवारों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार के तथ्य उनकी यादों में दर्ज होने लगे। इन यादों के कारण विवाह अब एक रूमानी ख्याल भर न रहकर एक जटिल वास्तविकता की तरह नजर आने लगा। अब विवाह की खुशबू के साथ साथ लड़कियों को उसमें से उठती हुई भयानक सड़ांध भी दिखाई देने लगी। विवाह का यह नया दृश्य भी उन्हें विवाह नाम की गली में जाने से डरा रहा है। लेकिन समाज है कि विवाह संस्था की सड़ांध को साफ करने की बजाय जिसे सड़ांध महसूस हो रही है, उसे ही बदनाम करने में लगा हुआ है। एक बार भारत में सिंगल वीमेन की संख्या पर नजर डालते हैं। 2001 से 2011 की 2 जनगणनाओं के बीच 20 साल से बड़ी उम्र की सिंगल वीमेन की संख्या में 39% की बढ़ोतरी हुई।
2011 की जनगणना बताती है कि उस समय भारत में 20 साल से बड़ी उम्र की 7 करोड़ 10 लाख सिंगल वीमेन थी। अगर 2021 में जनगणना हो गई होती और सिंगल वीमेन की संख्या इसी गति से बढ़ रही होती तो हो सकता है कि आज भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा सिंगल वीमेन होती। सिंगल वीमेन में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी जिसमें 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ऐसी महिलाओं की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने कभी शादी नहीं की। यह टेबल दर्शा रही है कि 20 से 60 साल की उम्र तक की हर आयु वर्ग की महिलाओं में शादी न करने वालियों का प्रतिशत बहुत बड़ा है। हर आयु वर्ग में औसतन शादी न करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 63% से ज्यादा बड़ा है। 35 से 39 आयु वर्ग की महिलाओं में शादी न करने वाली महिलाओं की संख्या में 103% की वृद्धि हुई है। 30 से 34 आयु वर्ग की महिलाओं में शादी न करने वाली महिलाओं की संख्या में 78% की वृद्धि हुई है। विवाह नाम की संस्था को ठेंगा दिखाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ तो विवाह न करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ रही है। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कोई नई बात नहीं है। आज से 90 साल पहले उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में महिलाओं के हालातों के बारे में एक किताब छपी। उस किताब का नाम है द सोशल इकोनॉमी ऑफ द हिमालयाज। यह किताब 1935 में लंदन से प्रकाशित हुई। इस किताब के लेखक SD पंत थे। इस किताब में बताया गया है कि उत्तराखंड में उस समय भी पत्नी को वस्तु समझा जाता था। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 189 पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किसानों को पत्नी की जरूरत वास्तव में खेती का काम करवाने के लिए ही थी। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा बेहद असमान था, क्योंकि पत्नी को खेत मजदूर से ज्यादा नहीं समझा जाता था। इसलिए जिनके लिए संभव होता था वे मर्द एक से ज्यादा शादियां करते थे। मर्दों के संपन्न होने का पैमाना यह माना जाता था कि उनकी बीबियों की संख्या कितनी है। किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं को चल संपत्ति समझा जाता था। औरतें खरीदी जाती थीं, बेटियां बेची जाती थीं। यह किताब बताती है कि उत्तराखंड में औरतों को फटा जूता समझा जाता था, ऐसा जूता जिसे कभी भी फेंका जा सकता था। वर्तमान समय में उत्तराखंड की अनेक लड़कियां अपने आप को पांव की जूती समझने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड के समाज को चाहिए कि वह अपनी गिरेबान में झांके और ठीक से समझे कि वहां की लड़कियां शादी करने से क्यों बच रही हैं। उत्तराखंड के लोगों को हालातों पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। उन्हें जरूरत है उन सांस्कृतिक जड़ों को समझने की जिनकी वजह से महिलाएं उत्पीड़न का शिकार बनाई जाती रही हैं। हम उस उत्पीड़नकारी संस्कृति का महिमा मंडन करते रहे और आज भी कर रहे हैं। 90 साल पहले छपी पंत की वो किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं का उत्पीड़न इतना व्यापक था कि आत्महत्या करने वाले 100 लोगों में से 75 महिलाएं होती थीं। आखिर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आत्महत्या क्यों करती थीं? इस रिपोर्ट के पेज नंबर 191 पर 1911 से 1921 तक के 10 सालों में औरतों और मर्दों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आंकड़े दिए हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा गहरी और व्यापक थी। आंकड़े बताते हैं कि उनके पास किसी प्रकार का कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक सहारा नहीं था। इसलिए अपने आप को खत्म कर देना ही उनके पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प था। यह किताब बताती है कि उत्तराखंड में महिलाओं और पुरुषों के बीच शोषित और शोषक का रिश्ता था। उत्तराखंड में बेटियों को बेचने का चलन रहा है। इस तथ्य के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। एक किताब है जिसका नाम है उत्तराखंड की भाषाएं। इस किताब के संपादक उमा भट्ट और शेखर पाठक हैं। यह किताब भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण नाम के राष्ट्रव्यापी प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकाशित की गई। इस किताब के पेज नंबर 18 पर बताया गया है कि उत्तराखंड में माता पिता और परिवार के सदस्य शादी के नाम पर अपनी बेटियों को बेचा करते थे। अगर बेटी बेची जाती थी तो इसका अर्थ यह है कि उसे सामान या वस्तु समझा जाता था।
अगर बेटी ससुराल में वस्तु के रूप में जा रही है तो वस्तु के साथ जैसा व्यवहार किया जा सकता है वैसा व्यवहार उस बेटी के साथ उसके ससुराल में होता रहा होगा। सवाल यह है कि बेटियों और बहुओं को सामान समझने वाली संस्कृति पिछले कुछ दशकों में कितनी बदली होगी? 10%, 20%, बस। लेकिन देश सहित उत्तराखंड की लड़कियां बदलाव की इतनी धीमी गति से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे अपने तरीके से उत्तराखंड को बता रही हैं कि उत्तराखंड को अपने परिवारों को तेजी के साथ ज्यादा मानवीय और लोकतांत्रिक बनाना होगा। देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए अनेक कानून लागू किए गए, शिक्षा तक उनकी पहुंच का रास्ता आसान किया गया, संपत्ति तक भी उनकी थोड़ी सी पहुंच होने लगी। उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ती गई, उच्च शिक्षा में भी उनकी भागीदारी बढ़ी, अनेक महिलाएं घरों से बाहर और घरों से दूर जाकर रोजगार करने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी देश सहित उत्तराखंड में महिलाओं से की जाने वाली पारंपरिक उम्मीदों में बदलाव बहुत कम आया। एक तरफ तो संविधान के कारण मिले अधिकारों ने उत्तराखंड की अनेक महिलाओं की दुनिया, उनकी सोच और उनकी उम्मीदों को विस्तार दिया, लेकिन परिवार का लोकतांत्रिक न होने के कारण परिवार के भीतर की दुनिया स्त्री के लिए सिमटी ही रही। संविधान से मिले अधिकार और उन अधिकारों के प्रभाव में खुलने वाले अवसरों ने उत्तराखंड की महिलाओं को आजादी का स्वाद चखा दिया। एक बार आजादी का स्वाद चख लेने के बाद परिवार की सोच और व्यवहार के स्तर पर घुटन दे सकने वाली दुनिया उनको बहुत अनाकर्षक लगने लग रही है। एक बार आजादी का स्वाद चख लेने के बाद परिवार की सोच और व्यवहार के स्तर पर घुटन दे सकने वाली दुनिया उनको बहुत अनाकर्षक लग रही है। अब होना तो यह चाहिए था कि उत्तराखंड के लोग परिवार को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में सक्रिय होते। होना तो यह चाहिए था कि संविधान के सिद्धांतों के असर से वहां के लड़के बराबरी और सम्मान के विचार के समर्थक होते। लेकिन ऐसा उस गति से नहीं हुआ जिस गति से महिलाएं संवैधानिक अधिकारों से लाभान्वित होती गईं। परिवार अपनी जगह खड़े रह गए और लड़कियां आगे बढ़ गईं। उत्तराखंड में इस कारण से भी कहा जा रहा है कि वहां के लड़कों को नेपाल या देश के अन्य राज्यों से लड़कियां लानी चाहिए। ऐसे में यह स्पष्ट है कि उन लड़कों को प्यार, सम्मान और बराबरी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है एक देह से। जबकि आज अनेक लड़कियां अपने आप को केवल किसी का वंश आगे बढ़ाने का जरिया मानने से इनकार कर रही हैं। उनकी शिक्षा को शादी नामक संस्था पचा नहीं पा रही है। परिवार के ऐसे ही इतिहास और वर्तमान से वह सोच निर्मित होती है जिसके तहत लोग बेटों को बराबरी के अधिकार का सम्मान करना सिखाने की बजाय लड़कियां खरीद के लाने की सलाह देते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।